हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपका नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगेन टाइम बहुत कम है, नियरली 1 महीना ही रह गया है। अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक करेंगे। एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर करने के बाद ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं ताकि अगेन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सको और आप डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे तो आप उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे उस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए। ठीक है। एंड इनफैक्ट एनटीए ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, वो भी आप जरूर चेक करेंगे। कुछ ओल्ड सिलेबस से भी क्वेश्चन है, बट डजेंट मैटर, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको पैटर्न का ही कुछ समझ आ जाएगा, है ना। वैसे भी नीट में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न रहता है, डिफरेंट क्वेश्चंस रहता है, बट डेफिनेटली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो अगेन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है। सो अगेन बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक्स अगेन लास्ट टाइम पे आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे और देख के जाएंगे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शंस है वो गलत क्यों है और एक सही क्यों है। ठीक है। उस वो चीज समझना भी हमारे पास काफी होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाए। ठीक है। और जरूरी है कोई भी आप सैंपल पेपर या कोई भी आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में ये देखें कि आपने गलती कहाँ की है और क्या रीजन रहा है उस गलती में, और उस चीज को दोबारा नहीं रिपीट करना। ठीक है। और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना। सो ये सब चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है जेनेटिक कोड। ये वो टॉपिक है जो एक्सप्लेन करता है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपके ट्रांसलेशन यानी कि अपकमिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिसमें सिंथेसिस होगा प्रोटीन का यूजिंग आरएनए एज अ कोडिंग स्ट्रक्चर। बट सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें पता है क्या है? चैलेंज ये है कि पहले हम डीएनए से आरएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में देख रहे थे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। बट यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली है, न्यूक्लियोटाइड्स की जगह अमीनो एसिड ऐड होने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड एंड गोनिलिक एसिड, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं डिफरेंट। इनकी जगह हमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऐड करने हैं ताकि प्रोटीन बनाया जा सके, वो भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स में। ठीक है। सो सोचो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बट उसे समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें जेनेटिक कोड्स को, कि जेनेटिक कोड्स जो है वो किस तरीके से अमीनो एसिड को कोड करते हैं और अल्टीमेटली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सो बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड जो है वो एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोड है। ट्रिपलेट मतलब जैसे कि जी यू यू, यानी कि एक ट्रिपलेट अरेंजमेंट सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक सिंगल ट्रिपलेट कोडॉन जो है, इट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। अब आप ये बोलो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड क्यों नहीं करता? तो सबसे पहले हमारी बॉडी हमेशा एक यूनिक अरेंजमेंट रखती है अगर हमें किसी चीज की कोडिंग करनी है तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, वो एक अमीनो एसिड की कोडिंग कर सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड। 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें तो इन 4 को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड भी अगर कोड करने हो तो मैक्सिमम वो 4 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। वही अगर हम बात करें कि डबलेट भी तो हो सकता है, अगर सिंगलेट नहीं हो सकता तो डबलेट तो हो सकता है। चलिए डबलेट की भी बात कर लेते हैं। तो डबलेट अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे? जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि क्या बन गया, कैपिटल एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, जी ए, सी जी, इस तरीके से डबलेट अरेंजमेंट कितने पॉसिबल होंगे? टोटल 16 अरेंजमेंट्स, यानी कि 16 कोड्स बन सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो अब 16 मैक्सिमम पॉसिबल कोड्स में कितने अमीनो एसिड कोड किए जा सकते हैं? 16।
उससे ज्यादा तो नहीं, बट है कितने, 20 अमीनो एसिड्स। बट वही अगर हम बात करें ये डबलेट की जगह अगर हमारे पास ट्रिपलेट अरेंजमेंट्स हो जाए तो कितने कोड्स पॉसिबल है? उसके केस में 64 कोड्स पॉसिबल है। तो सोचो अगर 64 कोड्स हो और 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना हो, क्या डिफिकल्ट चीज है? डिफिकल्ट नहीं है ना। एक कोड को 2 अमीनो एसिड बनाने हो तो डिफिकल्ट है, तो सेल तो मुश्किल में पड़ जाएगा, अरे ये कोड है हमारे पास, इसमें से फर्स्ट वाला अमीनो एसिड पुट ऑन करना है या दूसरा वाला, ठीक है। तो उसके लिए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब सोचो हमारे पास एक पर्टिकुलर कोडॉन है, उसको एक ही अमीनो एसिड कोड करना है, ठीक है। तो उसने वो कोड कर दिया, बट दूसरा कोडॉन जो है वो भी उसी सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास दो डिफरेंट कोड्स एक ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ नहीं है, सेल को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। बट एक ही कोड को 2 अमीनो एसिड बनाने हो वो डिफिकल्ट चीज है, सेल को उस अरेंजमेंट को समझने में दिक्कत हो, है ना। तो हमारे पास हम वो चीज, वही कंफ्यूजन नहीं चाहते, कोई भी एरर नहीं चाहते प्रोटीन सिंथेसिस में, वही हमारे ट्रेड्स बनाने वाले बच्चे, है ना। तो इसीलिए वो चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हमारी बॉडी ने यही पर्टिकुलर पॉसिबल अरेंजमेंट रखा कि हम ट्रिपलेट कोडॉन अरेंजमेंट ही फॉलो करेंगे। लेकिन पता है ये जो चीजें हम आज अभी सुन रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद हमें पता चली। तो इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से रिसर्चर्स है जिन्होंने काम किया। हम कुछ पर्टिकुलर रिसर्चर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए जो कि हमें आज जेनेटिक कोड को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास जॉर्ज गेमॉव, जो कि एक फिजिस्ट थे। उन्होंने ही बताया था कि जो 20 अमीनो एसिड हैं उनको कोड करने के लिए ट्रिपलेट अरेंजमेंट है। मैंने जो ये अरेंजमेंट बताया ना कि हमारे पास सिंगलेट क्यों पॉसिबल नहीं है और डबलेट भी क्यों पॉसिबल नहीं है। सिंगलेट और डबलेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है 20 अमीनो एसिड कोड करने, बट ट्रिपलेट कोडॉन अरेंजमेंट जो है वो सफिशिएंट है डिफरेंट 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो ये जॉर्ज गैमॉन ने ही बताया था ये पूरा अरेंजमेंट। लेकिन कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है वो भी तो जानना जरूरी था ना। तो उसके लिए बात करते हैं उन रिसर्चर्स के बारे में जिन्होंने ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए, जो जिन्होंने ये समझाया कि एक तो ट्रिपलेट अरेंजमेंट है, ट्रिपलेट कोडॉन है जैसे कि जॉर्ज गेमॉन ने कहा, और दूसरा कि कौन सा जेनेटिक कोड जो है, कौन सा ट्रिपलेट अरेंजमेंट जो है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो सबसे पहले हरगोविंद खुराना जी, जिन्होंने ऐसे केमिकल मेथड को डेवलप किया जिसकी हेल्प से हम लैब कंडीशन में ही अपनी मर्जी के सीक्वेंस का आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते थे। मतलब ऐसा आरएनए सीक्वेंस जिसमें हमें पता था कि पहले एडेनाइलिक एसिड है, सेकंड यूरिडाइलिक एसिड है, थर्ड साइटिडाइलिक एसिड है। इस तरीके से हमने खुद की मर्जी से सीक्वेंस लगाए। और इतना ही नहीं, हमारे पास सेवेरो ओका जी है, ओका जो है, उन्होंने एक ऐसा एंजाइम डेवलप किया जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस कहा जाता है। फॉस्फोराइलेस यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, ठीक है। ये ऐसा एंजाइम जो है, ऐसा एंजाइम डेवलप किया जिसकी हेल्प से अगेन ऐसा हम आरएनए सिंथेसाइज कर पा रहे थे जिसमें सीक्वेंस जो है वो डिफाइंड है, बिल्कुल जैसे हरगोविंद खुराना जी ने डेवलप किया। तो सेम अरेंजमेंट, बस हमारे पास सेवेरो ओका ने एंजाइम ऐसा डेवलप किया था जिसकी हेल्प से हम टेम्पलेट यूज किए बिना ही आरएनए की सिंथेसिस कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा आरएनए सिंथेसाइज करना जिसमें हमें बेसिस का अरेंजमेंट पता है। बट अब हमारे पास क्या हुआ, ऐसा आरएनए बन गया है जिसमें हमें बेसिस पता है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है। और उसके बाद हमारे पास थे मार्शल नायरनबर्ग, जिन्होंने सेल से बाहर प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट किया, यानी कि उन्होंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल के बाहर भी की जा सकती है, और ऐसे सिस्टम को डेवलप किया, यानी कि उन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हम ऐसा आरएनए भी बना सकते थे जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट जो है वो हमारा पर्टिकुलर सोचा हुआ है, और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, अपनी मर्जी का प्रोटीन बाहर ही सिंथेसाइज करवा सकते थे बिना सेल यूज किए। तो सोचो अब हमारे पास, हमने वो आरएनए लिया जिसमें हमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, हमने उससे प्रोटीन बनवाया,
फिर प्रोटीन को पहचाना कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट 3 बेसिस यहाँ पे ये थे, उससे ये अमीनो एसिड बना, मतलब ये इसके लिए कोड करता है ना। सो इस तरीके से हमने फिगर आउट करते गए कि कौन सा जेनेटिक कोड जो है वो किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास हिस्ट्री जुड़ी है एक्सपेरिमेंट से, जिन्होंने जेनेटिक कोड को पहचानने में हेल्प करी। ठीक है, सो अब ये जेनेटिक कोड्स हमें पता चल गए, लेकिन उनकी फीचर्स को भी जान लेते हैं जो इन एक्सपेरिमेंटल लेवल्स पे हमें जानने को मिले। तो सबसे पहले फीचर जो है वो ये है कि जो कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडॉन है, जैसे हमने कहा कि 64 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है अगर हम कोई ट्रिपलेट अरेंजमेंट लेते हैं। तो ट्रिपलेट कोडॉन्स जो हैं उसमें से 61 कोडॉन्स, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन्स जो हैं वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं और किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। सो वो कौन से हैं हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स? लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 है स्टॉप कोडॉन्स, जिन्हें टर्मिनेटर कोडॉन्स भी कहा जाता है, एंड दे डोंट कोड फॉर एनी पर्टिकुलर अमीनो एसिड। सो इसके लिए हम देखेंगे ये वाला चार्ट, बहुत ध्यान से देखें। ये चार्ट में आप देख रहे हैं हमारे पास ये सारे कोडॉन्स दिए गए हैं जो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड किए, सारे 64 कोडॉन्स हैं टोटल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला UGA, UAA एंड UAG, दे आर स्टॉप कोडॉन्स। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे। रेस्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रिपल यू है, फिनाइल एलानीन, WG, ल्यूसीन। ठीक है, ऐसे रैंडमली आप देखो UCA, सीरीन। देखो यहाँ पे आप इतने यहाँ पे आप कुछ ऐसे कोडॉन्स देख रहे हो जहाँ पे सिर्फ लास्ट न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो डिफरेंट है, बाकी सेम है। UC हर जगह है, यानी कि यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, बस UCAG लास्ट वाला सीक्वेंस ही अलग है, बट सारे कोड कर रहे हैं सीरीन को। यहाँ पे भी आप देखो इस तरीके से CCU, CCC, CCA, CCG, सारे प्रोलीन के लिए कोड कर रहे हैं। ACU, ACC, ACA, ACG थ्रियोनीन के लिए। सो इस तरीके से GCU, GCC, GCA, GCG एलेनिन के लिए, ये सारे पर्टिकुलरली वैलिन के लिए कोड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आपको यही अरेंजमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप देख रहे हो AUU, AUC, AUA, बस AUG मिथियोनिन के लिए कोड कर। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ और भी हम बात करेंगे AUG के केस में। ठीक है, लेटर ऑन बात करेंगे, बट वही आप यहाँ पे देखो हमारे पास मैक्सिमम जो है कोडॉन्स बताए गए हैं, यानी कि 64 कोडॉन्स के बारे में बताया गया है। बस आपको 3 पर्टिकुलर कोडॉन्स दिखेंगे जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे, रेस्ट सारे कोई ना कोई पर्टिकुलरली अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, सो बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। सबसे पहला हमने बात किया कि ये ट्रिपलेट कोडॉन है, 61 कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, रेस्ट 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन्स है, जिन्हें टर्मिनेटर कोडॉन्स कहा जाता है, यानी कि UAA, UAG एंड UG। ठीक है, नेक्स्ट है ये कोड जो है वो डीजेनरेट है। ठीक है, डीजेनरेट है, किसमें कहा गया कि कुछ अमीनो एसिड जो है दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। आपने यहाँ पे चार्ट में देखा प्रोलीन के लिए 4 है, सीरीन के लिए 4 है, ल्यूसीन जो है उसके लिए 4 है। ठीक है, यहाँ पे ये UUA, UUG ये भी ल्यूसीन कोड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आइसोल्यूसीन के लिए ये 3 है। ठीक है, सो आप देखो कि हमारे पास एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स है ना। तीसरा हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब भी mRNA में क्या कोई कोड सीक्वेंस मेंशन किया जाता है तो उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं आती है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं आती है, हम उसको कंटिन्यूटी में रीड करते हैं, हमेशा हम कोड को कंटिन्यूटी में रीड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास लेट्स से ये वाला सीक्वेंस है, हमारे पास है AUG
उसके बाद GCG, फिर उसके बाद GAG, फिर GGG। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई सीक्वेंस है। सो उसके बाद हमने क्या किया, अब ये कोड करेगा AUG मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, GCG कोड कर रहा है एलेनिन के लिए, GAG कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड के लिए और ये ग्लाइसिन के लिए। तो इस तरीके से कोडिंग हो रही है। बट हम क्या करेंगे, इसमें कहीं पे भी कॉमा ऐड नहीं करते। ये कॉमा यहाँ पे ऐड करना ना, वो एक गलत अरेंजमेंट होता है। कहीं पे भी हमारे पास, हम इसको कहीं पे भी स्टॉप या पॉज वाला अरेंजमेंट नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर कहीं से भी एक न्यूक्लियोटाइड बेस अगर मिस हो जाता ना, तो कभी भी, जैसे ये अगर मिस हो गया, तो हमारा सेल जो है वो उस मिसिंग को या डिलीशन को पहचानता नहीं है। ठीक है, पहचानता नहीं है। हमारा mRNA जो है वो सिर्फ पर्टिकुलरली सीक्वेंस में ही रीड करता है। अगर यहाँ से G डिलीट हो गया ना, तो हमारा mRNA जो है वो इस तरीके से रीड होगा, AUG, उसके बाद CGG, इस तरीके से रीड होगा। तो जब हमारे बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म के दौरान इन कोडॉन्स को में पंक्चुएशन नहीं लगाया जा रहा, उन्हें कंटिन्यूटी में रीड किया जा रहा है सेल के अंदर भी, तो हम भी उसे कंटिन्यूटी में ही रीड करेंगे विदाउट एनी पॉज और पंक्चुएशन। ठीक है, तो यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस भी डिलीट हुआ तो क्या होगा, हमारे पास रीडिंग शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर ये है कि कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है मतलब हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर कोडॉन जो है हमारी बॉडी में कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो उसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया और ह्यूमन से जुड़ा ट्रिपल यू कोडॉन, जो कि फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल की बात जरूर की गई है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 100% ये पॉसिबल हो। हर कोडॉन के साथ में ये एप्लीकेबल नहीं होता और हर केस में हर ऑर्गेनिज्म में ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम में होगा, 100% में, इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ड्यूअल फंक्शन, ये आ गया हमारे पास, जो मैं आगे आपको यहाँ पे फिगर आउट करना चाह रही थी, जिसमें हमने AUG यूज किया एज अ मिथ्योनिन, फोटोसिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन। सो AUG जो है वो ऐसा कोडॉन है जो मिथ्योनिन के लिए कोड तो करता ही है, बट वो इनिशिएटर कोडॉन है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक AUG कोडॉन जो है वो पहचाना नहीं जाएगा। सबसे पहला अमीनो एसिड जो ऐड होगा वो मिथ्योनिन होगा, उसके बाद फर्दर अमीनो एसिड ऐड होंगे, जैसे कि आपने इस सीक्वेंस में देखा नीचे, AUG पहला था और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सो AUG चाहिए ही चाहिए, यानी कि यहाँ पे AUG है, मिथ्योनिन सिंथेसाइज होगा, तो उसके बाद अमीनो एसिड ऐड होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, इनको याद रखना है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होती है, सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड्स की, और ये वो सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और अल्टीमेटली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक चीज है, उसको भी याद रखना है, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास एक अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे अगेन AUG सबसे पहले लिखूंगी। AUG इनिशिएटर कोडॉन है, मिथ्योनिन को कोड करता है, दो फंक्शन कर रहा है। उसके बाद लेट्स से हमारा एक सीक्वेंस है A, ठीक है, AAC, उसके बाद GAU, GGU, AGC। ठीक है, लेट्स से ये सीक्वेंस है हमारे पास किसका, एक mRNA का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस करनी है, हमें अमीनो एसिड ऐड करना है। तो अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ऐड होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, mRNA को क्या करना है, रीड करना है, और बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी कि कुछ भी इंसर्ट हो गया या कोई भी बेस जो है वो डिलीट हो गया। लेट्स से ये वाला एडेनाइलिक एसिड जो है ये डिलीट हो गया, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हमारे पास
सडन चेंज हो जाती है जेनेटिक अरेंजमेंट में, यानी कि कोई न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो या तो ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। सो अब म्यूटेशन हुई है यहाँ पे, लेट्स से ये डिलीट हो गया यहाँ से। अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया हमारी बॉडी जो है वो कैसे रीड करेगी इसको, AUG, ठीक है, AAC, मतलब बिल्कुल इस तरीके से AUG मिथ्योनिन कोड करेगा, AAC एस्पार्जिन कोड करेगा, ठीक है। बट ये वाला सीक्वेंस जो है ना, अब GUG इस तरीके से एनालाइज होगा, GUG यानी कि अब वेलिन कोड होगा। नॉर्मली क्या होना था GAU में, एस्पार्जिन कोड होना था, अब यहाँ पे GUG आ गया, GUG यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेलिन कोड होना हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना था GAU एस्पार्जिन, यहाँ पे ये कोड होना था, अब सॉरी वेलिन कोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, हमारा सेल ये नहीं देखेगा कि बीच में से कुछ डिलीट हो गया, वो ये देखेगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से सीक्वेंस है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई बीच में बेस नहीं है, तो GUG जो है वो ही सीक्वेंस रहा होगा। अब आगे की कैसे एनालिसिस होगी, GUA, ठीक है, उसके बाद आगे इस तरीके से GC, आगे इस तरीके से सीक्वेंस एनालाइज होगा। तो हमारा mRNA कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है, वो इंसर्शन हो रही है, डिलीशन हो रही है, वो फ्रेम को शिफ्ट कर देगा। वही अगर हमारे पास कोई एडिशन हो गया, लेट्स से बीच में कोई एडिशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे सीक्वेंस यही मैं ले रही हूँ AUG AAC GAU, उसके बीच में हमारे पास ऐड हो गया, ये आ गया A, ठीक है, इस तरीके से A आ गया, और अब हमारे पास ये है AGGU AGC, यानी कि A की एडिशन, एडेनाइलिक एसिड ऐड हुआ म्यूटेशन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे डिलीशन हुई थी बट यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, ठीक है, इंसर्शन हुई किसकी, A की, ठीक है। सो इस तरीके से इंसर्शन के बाद वेट, तो अब क्या हुआ, इंसर्शन हो गई। अब इंसर्शन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास सीक्वेंस कैसे रीड होगा, AUG AAC GAU, ठीक है। अब AGG रीड होगा, GGU की जगह GGU की जगह AGG रीड होगा, UAG, फिर उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, रीड होगा। तो अब क्या हो गया, डिलीशन म्यूटेशन की वजह से जो डिलीशन और इंसर्शन हो रही है उसकी वजह से शिफ्ट क्या हो रहा है, फ्रेम, यानी कि mRNA का जो रीडिंग अरेंजमेंट है, रीडिंग फ्रेम है, वो शिफ्ट हो रहा है ना। तो पहले डिलीशन की वजह से शिफ्ट हो रहा था, सेकंड में इंसर्शन की वजह से शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस तरीके की म्यूटेशन को, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट होता है, उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और इंसर्शन कहा जाता है। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, जिसकी वजह से mRNA का रीडिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ खराब वाला और एरर वाला प्रोटीन जो है वो कोड होता है, ठीक है। सो ये है हमारे पास कुछ फीचर्स, कुछ अरेंजमेंट्स और हिस्ट्री जो जेनेटिक कोड से जुड़ी है, और इन्हीं जेनेटिक कोड को यूज करके अब क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। लेकिन ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले भी हम पढ़ेंगे tRNA का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है और वो बाकी RNA से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उसे जानना जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर मूव करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और कुछ सेशंस में हम डील करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, तो अपडेटेड रहेंगे और देखते रहेंगे वीडियोस, और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके अगेन डाउट्स को एड्रेस कर सकूं।